हेलो एवरीवन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। उसका टॉपिक चल रहा है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग जो होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी क्रॉप को मैच्योर होने के बाद, तैयार होने के बाद, उनको पकने के बाद जब उसको काटा जाता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। यानी या तो हार्वेस्टिंग में क्रॉप को हाथ से उखाड़ लिया जाता है या फिर उसको ग्राउंड के पास से काटा जाता है। It usually takes 3 to 4 months of a cereal crop of to mature। यानी ये कब किया जाता है? जब 3 से 4 महीने में फसल जब पककर तैयार हो जाती है तब। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। यानी हमारे देश में सिकल की हेल्प से ही, हाथ से ही क्या किया जाता है, जो हार्वेस्टिंग की प्रोसेस होती है वो की जाती है। ये देखिए, ये रहा सिकल विद हैंड। ओके। और बाय मशीन कोल्ड हार्वेस्टर, और हार्वेस्टर मशीन की हेल्प से भी क्या की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड। यानी जो क्रॉप हमने काट लिया है, हार्वेस्ट कर लिया है जिसको, उसको क्या करना ज़रूरी है, अब उससे के सीड जो होते हैं उनको सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। किससे? फ्रॉम द चाफ। यानी जो काफ होते हैं उनसे इनको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जैसे ये हमारी गेहूं की बाली, वो डंठल होती है, काफ जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पर ये गेहूं इस तरीके से, इसमें अनाज इस तरीके से लगता है। तो यहाँ से इस अनाज को अलग करना और इसको अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन called combine, which is in fact a harvester as well as thresher। यानी कंबाइन मशीन का यूज़ किया जाता है जो थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का काम करती है। यानी ये 2 in 1 मशीन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग। यहाँ पहली कुछ कह रही है कि हार्वेस्टिंग के बाद बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो खेत में तने के टुकड़े पड़े रह जाते हैं उनको क्या कर देते हैं, लोग जला देते हैं। ठीक है। और पहेली इससे बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि वो जानती है कि ये पॉल्यूशन का कारण बनती है। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लेइंग इन द फील्ड। जो फसल खेत में खड़ी है वो फसल आग पकड़ सकती है इससे, और उसको नुकसान हो सकता है। फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेट ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोविंग। यानी जो डंठल और अनाज है उनको अलग अलग करने के लिए जो छोटे खेतों के किसान होते हैं वो क्या करते हैं, विनोविंग की हेल्प से इसको अलग करते हैं। इसके बारे में हमने 6th क्लास में पढ़ा है। ओके। नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर ये विनोविंग मशीन है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में दिया है कि बहुत सारे महीनों के बाद, 3-4 महीनों के बाद जो हार्ड वर्क करके किसान क्या करता है, एक दिन ऐसा आता है जब वो बहुत खुश होता है, और वो समय कौन सा होता है, हार्वेस्टिंग का। ठीक है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड। यानी जो फील्ड है उसको बिल्कुल गोल्डन जैसी नज़र आती है, जो क्रॉप उसकी पकी हुई खड़ी होती है वो, और लेडन विथ ग्रेन, जो अनाज से भरी हुई होती है वो फसल। फील्स द हर्ट्स ऑफ फार्मर विथ जॉय। और उस फसल को देखकर जो किसान होता है उसका हृदय जो है, हर्ट जो है, वो खुशी से भर जाता है। सेंस ऑफ वेल बीइंग, और उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सेशन हैव borne fruit, it is time to relax and enjoy a little। यानी यहाँ क्या बताया है कि ये जो समय होता है ये थोड़ा सा रेस्ट करने का और खुशी मनाने का होता है, क्योंकि क्या होता है, जो लास्ट सेशन जो उसका था, उसका जो उसने वहाँ पर हार्ड वर्क किया है उसका फ्रूट उसको मिलता है। बॉर्न फ्रूट मतलब उसका फल उसको मिलता है। The period of harvest is thus or great joy and happiness in all parts of India।
यानी ये जो टाइम होता है हार्वेस्टिंग का, ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का और हर्षोल्लास का समय होता है इंडिया के अंदर। मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियम। बहुत हर्षोल्लास के साथ जो हमारी कंट्री के जो महिला और पुरुष हैं वो सब क्या करते हैं, बहुत इसको खुशी से एक पर्व के रूप में मनाते हैं। एंथुसियम पर्व होता है। स्पेशल फेस्टिवल ओके एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एंड नब्यान, ठीक है, और बिहू। तो ये नाब्यान क्या होता है, ये भी एक फेस्टिवल होता है जो फसल कटने के समय पर ही मनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब फसल जब कट गई और उसके बाद जब निकल गई, अब उस फसल को किसान क्या करता है, काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। तो स्टोर करने के लिए किसान को बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी होती हैं वो? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन एन इम्पॉर्टेंट टास्क। स्टोरेज भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर लंबे समय तक इनको रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी अगर उनको लंबे समय तक टिका के रखना है फसल को, तो क्या करना होगा, मॉइस्चर से, रेट से, इंसेक्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना होगा। और जो हार्वेस्ट किए हुए ग्रेन्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होती है, और ये इफ़ फ्रेशली जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको डायरेक्टली स्टोर कर दिया जाए, तो उनको बिना ड्राई किए स्टोर कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड हो जाते हैं। मेक दैम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, यानी ये हमारे यूज़ के लायक भी नहीं बचते हैं और इनसे हम फसल भी नहीं ले सकते। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, यानी स्टोर करने से पहले फसल को प्रॉपरली हमें क्या करना होगा, सुखाना होगा, उसकी मॉइस्चर को हमें पूरा निकालना होगा। और ये क्या करेगा, ये इंसेक्ट से बचाएगा, इंसेक्ट से बचाएगा, इंसेक्ट पेट्स जो होते हैं उनसे बचाएगा, बैक्टीरिया से बचाएगा, फंगस से बचाएगा। और ये देखिए, ये स्टोरेज के लिए बड़ी बड़ी सिलॉयस है, ये गोडाउन्स हैं। फार्मर स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग्स, मेटेलिक बीन्स। जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, जूट के बैग में और मेटेलिक बीन्स जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं उनमें स्टोर करते हैं। और बड़े पैमाने पर जो ये स्टोरेज ग्रेन की स्टोरेज की जाती है वो सिलॉस में की जाती है, और किस में की जाती है, ग्रेनरीज में की जाती है। किससे बचाने के लिए, पेट्स लाइक रैट और इंसेक्ट से बचाने के लिए। और जो सूखी नीम लीव्स होती हैं उनका भी यूज़ किया जाता है इन ग्रेन्स को बचाने के लिए घरों में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इन अ बिग गोडाउंस, बहुत अधिक मात्रा में अगर अनाज स्टोर करना है तो उनको क्या करना होता है, गोडाउन में रखते हैं, और वहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि क्या होता है, जो पैट्स होते हैं, जो रैट्स होते हैं, उनसे वो बच पाए। इसके बाद हम आते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। हमने 7th क्लास में पढ़ा है, 6th क्लास में भी आप लोगों ने देखा है, फूड फ्रॉम वेयर डज इट कम फ्रॉम। उस चैप्टर में हमने देखा था कि फूड के जो सोर्स होते हैं वो एनिमल और प्लांट्स होते हैं। ओके गाइस, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक टेबल दी है, जैसे मिल्क है, मिल्क हमें किस किस से मिलता है, काऊ, बफेलो, शिप, गॉट और शी कैमल, ठीक है, ये कुछ सोर्सेस हैं मिल्क के। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे हमें बहुत कुछ मिलता है खाने को, जैसे हैन हुई, उससे हमें मीट मिलता है और एग मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, यानी जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे प्लांट से हमें फूड मिलता है, उसी तरीके से क्या होता है, एनिमल से भी हमें फूड मिलता है। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, यानी जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी डाइट के अंदर फिशेस को इंक्लूड करते हैं बहुत अधिक मात्रा में। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, और पीछे की जो क्लासेस थी हमने देखा था कि ऐसे फूड जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सलेक्शन ऑफ सीड्स, सोविंग एक्सेट्रा। जैसे जो हमें सीड मिलते हैं उसके लिए हमें
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत एक लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे पहले सीड को चुनना, फिर सोविंग करना, फिर इरिगेशन करना, फिर एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजेशन करना, ये हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स reared at home or in farms have to be provide with a proper food। यानी अगर हम क्या करते हैं, घर पर किसी एनिमल को पालते हैं, रिययर का मतलब होता है पालना, तो या फिर किसी फार्म पे हम उसको पालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको प्रॉपरली फूड प्रोवाइड करना पड़ता है, शेल्टर देना पड़ता है और उनकी केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती है। वैन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। और जब ये बहुत लंबे तौर पे किया जाता है, बहुत बड़े तौर पे किया जाता है इसको, तब ये क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, पशु पालन। ओके गाइज, थैंक यू। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।